सभी को। और सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, जो अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई। और मुझे तो लगता है चाहे रक्षाबंधन हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जब हम ऐसा त्योहार मनाते हैं तो सरल रूप से सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ही ये रिमाइंडर है। तो अब चलिए आज का जो विषय है उस पर हम विचार करते हैं। जैसे तिवारी जी ने कहा, हम लोग जो वॉलंटियर हैं, मैं इसका कोई भी ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गूगल के माध्यम से कलेक्ट की है प्रेजेंटेशन में, इसलिए। और इसके बेस्ट एक्सपर्ट व्यास जी रहेंगे जो ज्यादा आपको संज्ञान दे सकते हैं। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक डिस्कशन को शुरू करने के लिए, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसमें है। पहली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, एक साधारण अवलोकन। तिवारी जी दूसरी। आज का जो ऑब्जेक्टिव है या कहिए लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम आवश्यकता को समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम या हमारे संविधान में क्या प्राविधान किया गया है, और कौन लोग इसको स्ट्रेटजाइज करके राज्यों का पुनर्गठन करने में सहयोग करते हैं या उसके नियम बनाते हैं। हम कुछ ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल के किस तरीके से 1947 के बाद में हमारे भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कैसे कैसे प्रक्रियाएं चली, और कुछ रेफरेंस के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और अथॉरिटीज कहाँ कहाँ है, इस पर हम विचार करेंगे। तो आप लोगों के जो भी प्रश्न हो वो बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा श्री कुमार जी करते हैं, कि लास्ट में इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव के लिए वो इंफॉर्मेशन आपको इसके द्वारा दी जा रही है, और बाद में दूसरे जो लोग इसमें हैं, जिनका ज्ञान संभवतः हमसे बहुत ज्यादा होगा इस क्षेत्र में, वो इसमें इंटरफेयर करके और उसमें और योगदान करेंगे। तो पहली चीज हुई नीड, आवश्यकता। तो नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं, पुनर्गठन की आवश्यकता। तो अलग अलग हमारा देश, कहते हैं ना कि डाइवर्स, जो यहाँ पर हम वेस्ट में डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और वो बहुत दूसरे तरीके की डाइवर्सिटी की बात करते हैं। लेकिन हम कई बार यहाँ चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं हम भारत जिस देश से आए हैं वहां पर पूरा डाइवर्स ही डाइवर्स है। जिस तरीके से आप देख लीजिए, कुछ किलोमीटर चलेंगे दूसरी भाषा मिल जाएगी, थोड़ा समय इधर उधर देंगे दूसरे रीजन में आपको दूसरा खाना मिल जाएगा, और आपको दूसरी ड्रेसेस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर तो हम एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट, वहां तो हमको कपड़े भी अलग पहने हुए मिल जाएंगे। तो वो कहावत है कि भाषा, वेशभूषा और भाव, यहाँ तक कि भले ही सभी ज्यादातर 80% लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित हैं या सभ्यता से, लेकिन उनकी भी अलग अलग पद्धतियां विदिन उसमें मिल जाएंगी। यानी विविधता का अगर कोई उदाहरण हमको देखना है तो वास्तव में जो विविधता है वो भारत में। तो वो विविधताओं को देखते हुए, सांस्कृतिक जो हमने अभी चर्चा की उनकी विविधताओं को देखते हुए, रीजनल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, ये सब देखते हुए आवश्यकता होती है कि किस तरीके से बनाया जाए स्टेट्स को, या उनका पुनर्गठन किया जाए। उससे एक प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ती है, ये भी बात देखी जाती है। आर्थिक विकास कैसे होगा, सोशल जस्टिस कैसे होगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिनमें की पुनर्गठन की आवश्यकता, हमने जो पहले बताया कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, विविधताओं के कारण, भाषाई, सांस्कृतिक, रीजनल या जो भी हो, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, और भी कई पहलू हो सकते हैं। और अगर हम इनफॉर्मल तरीके से कहें तो लोगों का राजनीतिक जो एम्बिशन होती है वो भी एक बहुत बड़ा पहलू होता है,
जो कि कहीं लिखा हुआ सहज में नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने आपस में जो चर्चा करने में वो बात कर सकते हैं। और यही सारे विषय जो कि जरूरत महसूस कराते हैं, यही चैलेंजेस भी है, यही चुनौतियां हैं कि उनको किस तरीके से अच्छी, अब ये डिपेंड करता है कि जो करने वाले हैं, जिनमें अथॉरिटी है, उनकी नीति कैसी है, उनकी नियति कैसी है और उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो स्वार्थ भरा है तो फिर वो ज्यादा उसमें लगा होता है, या फिर देश के प्रति, देश और समाज को अच्छा देना, ये सब फैक्टर्स इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज में जो हम बात करेंगे कि नए राज्यों का जो गठन किया जाता है या जो मौजूदा राज्य हैं उनका एक दूसरे में विलय किया जा सकता है, पुनर्गठन किया जा सकता है। तो जैसा पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि जो मानदंड है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना, प्रशासन और विकास पर उनका जो प्रभाव पड़ता है उसको देखते हुए स्मूथनिंग करना, मतलब उनका स्ट्रेटजी, तो यही जरूरत होती है। और अगर हम देखें जो पुनर्गठन हुआ है नए राज्यों का, पहले शुरू में गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ इनका हुआ, फिर उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब रिसेंट हुए। और कई उसका इसमें जो अंतिम स्लाइड में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जब शुरुआत में 1953 या 56 में सबसे पहले कितने स्टेट थे, कितने राज्य थे, और आज की स्थिति में करीब करीब डबल हो गए हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको भी हम बताएंगे। त्रिपाठी जी, मैं एक सवाल स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ या किसी से भी जो यहाँ है। आपको पता है जब शुरुआत में 1956 में जब राज्यों का गठन पहली बार हुआ था आजादी के बाद संविधान के तहत, तो कितने राज्य थे? सरकार ने कितने राज्य स्वीकार किए थे, पता है? हाँ राज बोलो। सर 14 राज्य। 14 राज्य, अच्छा, गुड। और कितने यूनियन टेरिटोरीज थे? अच्छा, तुमने पढ़ा है। 6 यूनियन टेरिटोरीज थे, 14 राज्य थे उस वक्त, वो स्वीकार किए गए थे सरकार द्वारा। जो समिति बनी थी उसने कुछ और दिए थे, मेरे ख्याल से उन्होंने 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटोरी दिए थे। बाद में हम देखेंगे उसको। मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि आप कितने जगे हुए हैं। त्रिपाठी जी आप कंटिन्यू करें, और किसी को भी जोड़ना हो, यहाँ धर्मेंद्र जी हैं, व्यास जी हैं, कोई भी कुछ जोड़ना चाहे तो जरूर जोड़े। व्यास जी, आप अभी तक जो बात हुई उसके बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं? आई थिंक इट्स बेटर अभी, और बाद में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन इसमें कुछ हमसे छूट गई हो या कुछ इसमें कहीं त्रुटियां हो तो उसमें जोड़े। थैंक यू त्रिपाठी जी। ऐसा है कि त्रुटियों की बात नहीं है, मैं थोड़ा सा पहले से ले जाना चाहता था। 47 कल तिवारी से बात मैंने किया था, क्योंकि विद्यार्थी हैं इसलिए इनको इस बात को जानना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 571 रियासतें थी, और ऐसा नहीं था कि वे सारी रियासतें सभी जो है सो वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई चल रही हो, अलग अलग चल रही होगी। और अंग्रेज़ों का वहाँ पे एक तरीके से उन्होंने, जो राजा लोग वहाँ पे थे, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और जो शेष इंडिया बचा हुआ था, जिसमें बहुत सारे इलाके थे, उन इलाकों को जब इंडिपेंडेंस की बात हुई और एक एक्ट पास हुआ था, मतलब अंग्रेज़ों ने बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसका नाम है। और तो इंडिया शब्द पर भी मेरे देश में हंगामा मच रहा है, उसे भारत ही कहा जाएगा। तो एनीवे, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ये हुआ कि पूरे भारत को 2 डोमिसाइल में, 2 डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। और ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको छूट दी गई कि वे चाहेंगे तो जिस डोमिनियन के साथ चाहेंगे उसमें मर्ज करेंगे। तो हमारे
भूभाग के अंतर्गत, यानी जिस भूभाग या जिस डोमिनियन को इंडिया कहा गया या भारत कहा गया, उसमें जितने प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थी, कुछ ने तो आसानी के साथ साइन कर दिया कि हम ठीक है भारत के साथ रहेंगे। उसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भारत के साथ मिलन के लिए, विलय के लिए एक एग्रीमेंट होता है जिसको उन्होंने साइन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट उसको उस समय कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और बहुत सारे ऐसे थे जो डबल माइंड में थे। उसमें से एक जो निज़ाम हैदराबाद था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, और गुजरात में भी राजकोट की रियासत थी, वो जाना चाहती थी। तो राजकोट को तो मना लिया गया, लेकिन हैदराबाद के लिए बच्चों को जानना चाहिए कि हैदराबाद में उस निज़ाम के खिलाफ अलग से वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। क्योंकि वहाँ निज़ाम के अंतर्गत जो भी व्यवस्था थी वो सामंतवादी व्यवस्था थी। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बाकी लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे और बाकायदा फौज बना कर लड़ाई लड़ रहे थे। इधर इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहले तो मनाया, जब निज़ाम नहीं माना तो कहा जाता है उसको पुलिस एक्शन कहते हैं। बाकायदा जो है सो हमारी जो पैरामिलिट्री है उसको उतार दिया गया और निज़ाम को पकड़ लिया गया और हैदराबाद को मिला लिया गया। एक समस्या कश्मीर के साथ आई जिसके बारे में बच्चों को शायद जानकारी जरूर होगी। क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, तो राजा हिंदू थे, लेकिन कश्मीर वैली जो है, कश्मीर घाटी, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। जम्मू में मिली जुली है, जम्मू जो रीजन है, और जो लद्दाख है वहाँ बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है। तो राजा हरि सिंह डबल माइंड में थे, अपने को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। लेकिन तभी पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से, कबायली मतलब जो अगल बगल के एरिया के जो कबीले वहाँ हुआ करते, उनको पाकिस्तान ने आर्म किया, हथियार दिए, और उनकी फौज भी साथ में कहा जाता है कि थी, और हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह के सामने समस्या आई कि हम क्या करें। तो राजा हरि सिंह ने फिर इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी और हमारी फौजें गई, उन्होंने कबायलियों को खदेड़ा। इस प्रकार से उन्होंने भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उनके लिए अलग से बना, क्योंकि चाहते थे कि हम आपके साथ शामिल हों। और चूँकि सीमावर्ती राज्य था, एक तरफ चाइना भी, एक तरफ पाकिस्तान भी है, तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि कुछ विषय केंद्र के पास रहेंगे, बाकी विषय हमारे साथ रहेंगे। उसके लेकर के 370 अनुच्छेद बनाया गया जो खत्म हो गया है। ये सब मिला करके फिर इंडिया बना। और फिर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और उस आयोग ने एक्चुअली इसी बीच कई जगहों पे भाषाई आंदोलन शुरू हो गए थे। क्योंकि बच्चों को इस बात की जानकारी होगी कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है। इसका जो अनुच्छेद है, मैं उस अनुच्छेद को भी आपको बताना चाहूँगा। ये अनुच्छेद जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट के चैप्टर में दिया हुआ है, वो एक मिनट, हाँ, वो 29 है, वो आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 है। उसमें कहा गया कि जो भी भाषा होगी हमारी, लिपि होगी, चूँकि लिपियाँ भी हमारे देश में बहुत सारी है, भाषाएं अनेकों हैं, और जो हमारी संस्कृति अलग अलग होगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ही संस्कृति होनी चाहिए, वे इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारे देश में बहुत तरह की बहुरंगी संस्कृति वाला हमारा देश है, विविधताओं वाला देश है। तो आर्टिकल 29 ये अनुच्छेद 29 में इसीलिए विभिन्न भाषाओं को, संस्कृतियों को और लिपियों को सुरक्षित रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके अनुसार काम करने के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो भाषा को लेकर के आंदोलन चल रहे थे। तो 56 में ये हुआ कि
और मेरे पास जो जानकारी है कि कुल मिला के 16 राज्यों के का गठन हुआ, 16 राज्यों का, और भाषा के आधार पे, और जैसा कि अभी त्रिपाठी ने कहा संस्कृति के आधार पर या एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी के आधार पे राज्यों का गठन किया गया। जैसे उदाहरण के लिए केरल में जितने मलयाली भाषी हैं वो सब केरल में हैं। जो कर्नाटका है जिसका नाम मैसूर हुआ करता था स्टेट का, जो वहाँ भी राजा वोडियार होता था, मैसूर का राजा अभी भी है, मतलब लेकिन मतलब टिटलर उस तरह से राजा नहीं है, लेकिन उसका महल है मैसूर में। तो जो कन्नड़ भाषी थे उनके लिए कर्नाटका बन गया, तमिल भाषी के लिए तमिलनाडु बन गया, जानते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। और जो तेलुगु भाषी थे उनके लिए ये जो हैदराबाद निज़ाम को मिलाया गया उसको आंध्र प्रदेश कहा गया। अलग उसमें 3 रीजन हुआ करते हैं। तेलंगाना जो बाद में अलग राज्य बना, और उसी तेलंगाना में जो मैंने कहा था कि निज़ाम के खिलाफ जो लड़ाई कम्युनिस्टों की चल रही थी, तेलंगाना ही उसका हुआ था। और एक रायलसीमा का इलाका है वहाँ पे, और कोस्टल आंध्रा है जो तटीय जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ इलाका। ये तेलुगु भाषियों, मराठियों के लिए महाराष्ट्र बन गया, उड़िया लोगों के लिए उड़ीसा बन गया, है ना, और असम असमीज के लिए बन गया, बंगाल बंगालीज के लिए बन गया। बंगाल का तो इतिहास बड़ा पुराना है, लेकिन बंगाल वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं, क्योंकि इसका विभाजन हो गया था बहुत पहले, 1905 में विभाजन हुआ था। आपको उससे जानकारी होगी, इतिहास आपको तिवारी जी ने बताया होगा। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर बने। लेकिन जो हिंदी भाषा है, जैसे राजस्थान बना हुआ, हिंदी भी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषी जो प्रदेश हम उसको कहते हैं, जिसमें बिहार है हमारा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा भी बाद में बना। वो पंजाबी सूबे का एक आंदोलन चला था, वो पंजाब में था, और पंजाबी भाषा के आधार पर वो बना। तो इस प्रकार से पहला जो पुनर्गठन हुआ था स्टेट्स का, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के बाद जो भारत का पूरा नक्शा नॉर्थ ईस्ट मिला के होता है, उसमें जो है सो भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ था। और बाद में जो नए नए राज्य बनने शुरू हुए, जैसे असम को तोड़ के नागालैंड, अरुणाचल, इसलिए 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो नागा लोगों के लिए नागालैंड, जो त्रिपाठी ने बताया कि नागाओं की संस्कृति असमी संस्कृति से बिल्कुल अलग होती है, उनकी भाषा भी अलग होती है, उसमें बहुत सारे कबीले हैं। तो अभी वो नागालिम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के कुछ हिस्से में भी, जहाँ भी मैतेई और कुकी जो के बीच में थोड़ा सा नफरत का वातावरण फैल गया है, तो जहाँ कुकी लोग रहते हैं और नागा लोग भी रहते हैं, तो कहते हैं कि नागालिम में कुछ हिस्से मणिपुर के भी मिला दो। तो इस प्रकार से नागालैंड बन गया। नेफा जिसको कहते थे, पुराने लोग जानते हैं, नेफा लद्दाख 2 जहाँ पे चीन के साथ हमारा 62 में युद्ध हुआ, तो नेफा का नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर बन गया, मिजोरम बन गया। और ये तमाम ऐसे प्रदेश थे जो असम के हिस्से थे, जो भारत से ही अलग होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इंसर्जेंसी थी वहाँ पर। बाकायदा वहाँ फौज, अभी भी बहुत सारे इलाकों में तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट बनाया गया उसके लिए, जहाँ पे फौज को अधिकार दिया गया कि फौज का एक सर्टेन लेवल का ऑफिसर किसी को भी इस नाम पर कि या इस कारण से कि वो देश से अलग होना चाहते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। तो भाषाई आधार पर बाद में भी ये नॉर्थ ईस्ट के हमारे त्रिपुरा बन गया, मेघालय अलग बन गया। तो इस प्रकार से वो बनते चलेगा, और बाद में तो कई स्टेट्स का विघटन हुआ। बाकी तिवारी जब भी बात करेंगे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पे, संविधान के आधार पर बताना चाहूँगा कि इसके क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिए हुए हैं। थैंक यू तिवारी जी। तो इसके बाद ही हम लोग संविधान में जाना चाहते थे, तो अगर आप कंटिन्यू कर सकें व्यास जी तो कीजिए। आपका हुक्म होगा तो करूँगा। जी करें ना, क्योंकि अभी देखिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड पर राष्ट्रपति की भूमिका, संसद की भूमिका, जो आर्टिकल 3 है पार्ट 1 का, उसके बारे में हम बोलने जा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको वही तो है, वही तो जी। तो बताएं, उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि जो हमारे संविधान का पार्ट 1 है, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, जो प्रेमबिल के तुरंत बाद शुरू होता है। जब हमारा संविधान बना बच्चों, एक प्रस्तावना सबसे पहले बनाई गई। इस प्रस्तावना का इतिहास ये है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी,
तो इसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं, या यूँ कहा जाए कि जो परिकल्पनाएं हैं कि देश हमारा कैसा होना चाहिए, उस पर लगातार चर्चा चलती थी। तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए, हमारा देश एक रिपब्लिक होगा जिसका प्रेसिडेंट जो है सो वो सीधे जनता के द्वारा, जैसे अमेरिका में जनता चुनती है वैसे नहीं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से करेगा। और हमने अपनाया बाद में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो ब्रिटेन का है, जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। और सॉवरेन होगा हमारा देश एक सॉवरेन देश होगा। और बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे जोड़े गए हैं जिसमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, जो सामाजिक न्याय की चर्चा बिहार में बहुत ज़्यादा होने लगी है, या पहले से हो रही है 90 के बाद से। अपने से पता नहीं 90 में कोई बच्चे बड़े थे कि नहीं। तो 90 से जो नई सरकार आई थी लालू यादव की, उस समय से सामाजिक न्याय, हम लोग जिले में पोस्टेड थे तो सामाजिक न्याय शुरू हुआ था। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, सामाजिक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसकी बात जो है सो सोची गई थी आज़ादी की लड़ाई में कि जो भी लोग एडल्ट हैं वो सभी वोट देंगे, और जो पिछड़े हैं समाज के लोग, उनको जो समाज में भेदभाव होता है खास करके दलित वर्गों के साथ, उसको खत्म किया जाएगा। और जो आर्थिक रूप से लोगों के बीच काफी अंतर है, उस खाई को भी पाटा जाएगा। इसलिए हमारे प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जैसे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी शब्द है, अंग्रेजी के जो हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा है जो लिबर्टी ही है। किस बात की लिबर्टी, किस बात की स्वतंत्रता? विचारों की। चूंकि अब जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में तो बहुत संस्कृतियां हैं, बहुत सारे विचार हैं, तो विचारों की स्वतंत्रता, कोई आपके विचारों पर कब्जा नहीं कर सकता कि आप यही सोचो, यही कहो। हाँ, तुम किसी को गाली दोगे तो अगला तो पलट के तुमको जवाब भी देगा और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी करेगा। तो आप अपने अच्छे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का, इसलिए प्रेस है, टीवी है। अभी तो टीवी बाद में आया, उसमें प्रेस बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करता था। किताबें लोग लिखते हैं, उसमें अपनी बातें रखते हैं, या हम लोग जो बातें बोल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया। बिलीफ यानी विश्वास, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से ही बहुत सारे धर्म और संप्रदाय भी थे। अब इस देश में बुद्ध आए, अब बिहार तो भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। बुद्ध और जैन, तो बुद्ध और जैन अपने को नास्तिक मानते हैं, उसको संशयवादी कहा गया। वो ईश्वर के परिकल्पना में विश्वास नहीं करते, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। हाँ, उन्होंने माना कि पुनर्जन्म होगा, पर ईश्वर को नहीं माना। लेकिन जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो सनातन के नाम से वैदिक धर्म था, उसमें ईश्वर की परिकल्पना है। अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा बड़े होगे तो पुराण और तमाम पढ़ोगे, तो ऐसी जी कथाएं पढ़ोगे जो दैनंदिन जीवन में तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन उसका प्रभाव हमारे देश के खास लोगों के बीच में काफी ज्यादा है। तो विश्वास है, फेथ है, आस्था। धर्म क्या है? मूलतः आस्था है। अगर आप वैज्ञानिक चेतना से लैस हो जाओगे, जो नेहरू जी कहा करते थे कि वैज्ञानिक ढंग से सोचो, यानी चीजों को देखो, समझो, उसका विश्लेषण करो और फिर उससे थियरी पैदा होगी, यही वैज्ञानिक है। अगर आप में से जो लोग साइंस पढ़ते होंगे, क्या साइंस में ऑब्जर्व किया गया, एक चीज कैसे हो रही है उसको देखा गया। अब जैसे वज्रपात होता है, तो धर्म में माना गया कि साहब वज्रपात जो है वो तो इंद्र भगवान देखते हैं। फिर धीरे धीरे देखा गया कि वो तो बादलों के टकराहट से होती है, वो खास तरह के बादल होते हैं, और उन्हीं बादलों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का खोज भी बाद में हो, तो उनके टकराने से ये आवाज होती है और ये बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। और कैसे धरती पर गिरती है, क्योंकि वो धरती भी उसको आकर्षित करती है। तो ये सब चीजें आई। क्रिश्चियनिटी में, जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं, वहाँ तो एक परिकल्पना यह की गई थी, और अभी भी है, हटाया भी शायद नहीं गया, और हमारे यहाँ भी ईसाई लोग हैं, कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। केपलर और गैलीलियो जैसे जब वैज्ञानिक आए, खगोल शास्त्री, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और ये पृथ्वी सूरज से निकली है।
तब गैलीलियो को जो जो पादरी लोग थे, उन्होंने गैलीलियो को कहा जाता है मार डाला। तो इस प्रकार से आस्था का की टकराहट विज्ञान से होती रही, लेकिन हमारे तो विचारों की भी स्वतंत्रता है, इसलिए विचारों की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता मिला दो तो मैं स्वतंत्र हूं कि मैं तुम्हारी आस्था का सम्मान जरूर करूंगा, लेकिन अगर आस्था भूत प्रेत वाली होगी तो मैं कहूंगा आप गलत बोल रहे हो। हमारे यहाँ भूत प्रेत भी मानने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन उनको समझाने वाले भी लोग रहे हैं। तो फेथ और वर्शिप, पूजा की पद्धति, तो इसकी स्वतंत्रता की बात उसमें की गई, और इक्वलिटी, बराबरी की बात की गई। स्टेटस यानी न कोई बड़ा न छोटा, वो राजा था रियासत में, खत्म हो गया राजा, अब राजा वाजा जो है सो वो समाप्त है, क्योंकि पहले राजा होते थे, पहले रानी होती थी, और माना जाता था कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा, अब माना जाता है कि राजा वोटों की ताकत से पैदा होगा। तो और अपॉर्चुनिटी, अवसर की स्वतंत्रता सभी को, तो ये सारी चीजें, और बंधुता की बात कही गई, तो सारी चीजें प्रस्तावना में रखा गया कि हम अपने देश का निर्माण ऐसा करना चाहते हैं। तब जाकर के जो पहला पार्ट शुरू होता है, पार्ट 1 इस प्रस्तावना के बाद, उसके अनुच्छेद 1 में ये कहा गया, जो आजकल हंगामा चल रहा ना कि भारत कहेंगे कि इंडिया कहेंगे, इसमें के दोनों कहेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, भले ही हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं लिखते, क्योंकि राज्य जैसा हम लोग राज्य की चर्चा कर रहे हैं, तो तमाम राज्य हैं और केंद्र है ऊपर। तो इसलिए पहले में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। तो जब राज्यों की बात हो गई तो वह राज्य कौन है? तो याद कीजिए कि जिस समय इसको एडॉप्ट किया गया था, इसको जब इसको संविधान को एडॉप्ट किया गया ना, संविधान लागू हुआ, वो 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ, और उसके बाद हम 26 जनवरी 50 से हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे, लेकिन लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 से। तो उस समय राज्य तो नहीं थे, तो बाद में जब 56 में राज्य बन गए, अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में ये जोड़ा गया कि राज्य और यूनियन टेरिटरी वही होंगे जो संविधान के पहले अनुसूची में होंगे। तो एक अनुसूची संविधान के साथ जोड़ी गई, उसमें तमाम उन राज्यों के नाम दिए गए जो 56 में बनाए गए। इस प्रकार से इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इन राज्यों का संघ होगा, और जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं यानी केंद्र शासित राज्य उसमें कहा जाता है, वे हैं, वो फर्स्ट पहले अनुसूची में दिए गए हैं। और ये हुआ कि साहब जो भारत होगा या जो इंडिया होगा, ये सभी राज्यों का जो टेरिटरी भूभाग है उसको मिला के होगा, यूनियन टेरिटरीज को मिला के होगा, और दूसरे अन्य टेरिटरी जिसको बाद में हम लेंगे। क्योंकि मान लो किसी अभी बांग्लादेश के साथ एक हमारी संधि हुई, और एक छोटा सा भूभाग है सुंदरबंस के आसपास जो बांग्लादेश में था, और कुछ हिस्सा बोलते थे लोग बंगाली इधर के बोलते थे, और वो हमारे तरह के लोग थे, तो कछटियू शायद उसका नाम है, याद आ रहा। तो उसमें जो है सो समझौता हुआ, हमारे पास आ गया। इसीलिए प्रावधान रखा गया कि जो राज्य हैं, जो संघ शासित प्रदेश, उनका जो भूभाग है, और जो नया हम लेंगे, तो भविष्य में मान लिया जाए कि कौन जानता है, जिसको आज हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसे हम ले लें। हम अखंड भारत की भी बात हो रही है, तो अखंड भारत, अगर भारत पुनः एक हो जाए तो सारे को भारत में लिया जा सकेगा, इसका भी प्रावधान रखा गया। और अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि अगर किसी राज्य को स्थापित करना होगा, उसका गठन करना होगा, या यूनियन टेरिटरी का करना होगा, तो पार्लियामेंट ही कर सकती है, संसद कर सकती है कानून बना के। क्योंकि हमारे यहाँ कानून का राज्य है, मुखेर कानून नहीं है कि बोल दिया कानून हो गया। कानून बनाना पड़ेगा, संसद को कानून बनाना पड़ेगा, और जो भी राज्य बनते रहे उनके लिए कानून बनते रहे। कानून के हिसाब से 56 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और इसके बाद जितने राज्य बनते रहे उनका गठन हुआ। और फिर हमने
1975 में सिक्किम को अपने साथ लिया। सिक्किम स्वतंत्र एक इकाई होता था, वो भारत संघ में उसका विलय हुआ। जो अनुच्छेद 1 में प्रावधान है कि राज्य जो और यूनियन टेरिटरीज जो पहले अनुसूची में हैं और अन्य जो लिया जाएगा, तो सिक्किम को लिया गया। यानी शुरुआती दौर में सिक्किम हमारे साथ नहीं था, सिक्किम एक अलग था। और अब आप जानते हो कि सिक्किम हमारे साथ है और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट सिक्किम है, 75 में उसको लिया गया था। अब अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अगर नया राज्य बनाना हो, राज्यों के एरिया को बदलना हो, उसकी बाउंड्रीज को बदलना हो, नाम भी बदला जा सकता है। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसमें प्रावधान है। वही पार्लियामेंट कानून बना करके, जिस उदाहरण के लिए सन 2000 में झारखंड बना, बिहार एक था। मैं तो धनबाद का डिप्टी कमिश्नर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो मैं तो धनबाद में था, रह चुका हूँ। 1991-92 में था, वो बिहार में हम थे। लेकिन जब 2000 में बिहार को 2 भाग में बांटा गया, इसी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बांटा गया, क्योंकि संसद को अधिकार और कानून बना है। बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसको कहते हैं, बिहार पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। उसमें प्रावधान रहता है क्या क्या चीजें बिहार साइड में रहेंगी। केवल भूभाग की बात नहीं है, खजाने का बंटवारा होता है, बहुत सारी चीजें से तुम्हारा जो बिहार राज्य स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसका बंटवारा होता है। बहुत सारे हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनका बंटवारा होता है। यानी एसेट्स का बंटवारा होता है। जैसे एक परिवार का विभाजन होगा भाइयों के बीच में, तो होगा कि भैया ये चीज, ये खेत मेरे पास, ये घर तुम्हारे पास, ये बैल मेरे पास, ये बछड़ा तुम्हारे पास। तो इसी प्रकार से, और मैं बता दूं, मैं जिस सेवा में रहा हूँ IAS में, उसके भी अफसरों का बंटवारा, पुलिस के अफसरों का बंटवारा, राज्य के अफसरों का बंटवारा, तो ये सारा कुछ अधिनियम में प्रावधान रहता है। दिल्ली में बिहार भवन हमारा है, वहाँ के साथ बिहार भवन तो एक ही है, उसको कैसे बांटोगे? वहाँ की ठीक है, बिहार भवन तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जो अमाउंट उसका होगा, कुछ अमाउंट आपको झारखंड को देना पड़ेगा ताकि वो नया झारखंड भवन बना सके। तो ये अधिनियम में प्रावधान होता है। तो ये हमारे अनुच्छेद 3 में है कि हम नया राज्य बना सकते हो, किसी राज्य को डिवाइड करके, या किसी 2 राज्यों के कुछ एरिया को मिला करके। हालांकि अभी 2 राज्यों के एरिया को मिलाने की बात नहीं हुई है। नागालिम वाले जो मांग कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गए, भारत सरकार मान गई, तब हो सकता है कई राज्य मिला करके होंगे। अब तक राज्यों का बंटवारा ही किया गया है। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, जो इलाका जिसको आज उत्तराखंड कहते हैं, उसको कुछ लोग उत्तरांचल भी कहा करते थे पहले, पर नाम उत्तराखंड हुआ। तो जो पहाड़ी एरिया है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, देहरादून है, हरिद्वार जहाँ पे है, ये सारा एरिया जो है सो उत्तर प्रदेश में होता था। तो इसका भी बंटवारा हो गया और वही अधिनियम बना के संसद ने किया। फिर आपका मध्य प्रदेश, उसमें छत्तीसगढ़ निकल गया, जो हमारे बिहार से लगा हुआ है। मैं गया हूँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे ट्राइबल लोग यानी आदिवासी भाई बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी भाई रहते होंगे, लेकिन जंगल भी बहुत ज़्यादा है। आप उस बात को जानते हो। वहाँ पर रायपुर वहाँ की बड़ी शानदार जगह है, उनकी राजधानी बना दिया गया। भोपाल एक राजधानी मध्य प्रदेश की। और ये फिर तेलंगाना, आंध्र, हम जानते हैं कि किस प्रकार से उसका भी बंटवारा हमारे यहाँ 2014 में इलेक्शन 13 दिसंबर में उसका बंटवारा हो गया था। और इलेक्शन बना था। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि अगर किसी राज्य के एरिया को बदलना हो, या किसी भूभाग को उससे अलग करके दूसरा राज्य बना देना हो, या यूनियन टेरिटरी बना देनी हो, उसका नाम बदल देना हो, उसके बाउंड्री को बदल देना हो। जैसे अभी कश्मीर में एक JNK रह गया, JNK में कश्मीर और जम्मू और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। 2 भाग में बांट के स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अब केस चल रहा है कि साहब आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी कैसे बना दोगे? तो खैर नहीं गए। तो ये अधिकार सारा का सारा संसद को है, जो कानून बना कर सकते हैं। परंतु यदि किसी राज्य को डिवाइड करना होगा, तो उस राज्य की विधानसभा से कंसल्टेशन करना है। ये नहीं कि आप रातों रात हो जाए, तो कंसल्टेशन करना है। तो जैसे बिहार जब बटा था, तो उस समय जो शासन था बिहार में, उसने असेंबली में पास नहीं किया। उसने कहा नहीं, सवाल नहीं पैदा होता।
लेकिन झारखंड में जो लोग थे जो उस आंदोलन को कर रहे थे, मैं जब धनबाद में था तो मैंने उस आंदोलन को बड़े करीब से देखा है। वहाँ इकोनॉमिक ब्लॉकेड होते थे, आप जानते हो धनबाद में तो कोयलेरी बहुत ज्यादा है, वहाँ से कोयला नहीं जाने देते थे। अब हम लोग प्रशासन में थे तो सौभाग्य से बात चाहेंगे कि जाए, लेकिन आंदोलन बहुत तेज था। तो वो लोग चाहते थे कि नहीं होना ही चाहिए, तो भले ही हमारी विधानसभा ने सहमति नहीं दी, लेकिन संविधान में शब्द कॉन्करेंस नहीं है, सहमति नहीं चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए। उसका जो प्रोविजन होता है अनुच्छेद 3 का, उसमें यह है कि आपको उनसे कंसल्ट करना होगा। कंसल्टेशन में हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और राष्ट्रपति महोदय की सहमति जरूरी होगी। राष्ट्रपति महोदय से ले लेते हुए कि हम इस राज्य का पुनर्गठन करना चाहते हैं, उनकी सहमति होती है। बाद में तो बिल पर भी एक्ट बनने के बाद वही साइन करते हैं। तो इस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन का एक इतिहास मैंने आपको बतलाया। आजादी के बाद से जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उनको मर्ज किया गया, और फिर 56 में राज्यों का एक पुनर्गठन हुआ, और फिर संविधान में ही पार्ट 1 है उसमें प्रावधान कर दिया गया, विशेष रूप से जो हमारा अनुच्छेद 1, 2 और 3 है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको हमें समझना होगा कि ये सारा कुछ जो पुनर्गठन होता है या बंटवारा होता है, ये सब संविधान के अंतर्गत ही होता है। और यदि संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, तो आप में से जो लोग नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, उनके लिए जानना जरूरी है, उसको चुनौती दी जा सकती है सीधे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उससे फंडामेंटल राइट भी जुड़ा हुआ रहता है कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का भी हनन हो रहा है, वो बताएंगे। वैसी दशा में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट भी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। हालांकि आप लोग तिवारी जी बताएंगे बाद में, ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे जब जुडिशरी की बात आएगी तो हाई कोर्ट भी 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का क्षेत्र लिमिटेड होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र बड़ा होता है। हालांकि 226 के तहत हाई कोर्ट के पावर ज्यादा है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाले मामले में लोग चले जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, और कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने हाई कोर्ट का आप कह नहीं गए, जाइए, लेकिन अधिकार एकदम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, गठन के बारे में, ये भाग 1 जो हमारे संविधान का है, आप सबको याद रखना चाहिए। मैं यही बात आपको बताना चाहता था। धन्यवाद तिवारी जी। जी, बहुत 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 अच्छी तरह आपने समझाया, और आपका अनुभव प्रशासन में पूरे जीवन रहने के कारण बहुत ज्यादा है, और हमको बहुत खुशी है कि आप आए। तो बहुत ही अच्छा रहा। ये समय की सीमा को देखते हुए 15 मिनट बाकी है हमारे पास। अभी जो हमारे पास स्लाइड थे वो केवल इसको दोहराने के लिए हैं, लेकिन ये याद रखना है जो व्यास जी ने अभी सबसे बाद में कहा कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है और पार्ट 1, उसमें के आर्टिकल्स 1, 2, 3 स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं एक बार ऐसा करता हूं अखिलेश तिवारी जी कि यहाँ से शुरू करते हैं, और ये केवल एक तरीके से समराइज करना है जो व्यास जी ने कहा है। राष्ट्रपति की भूमिका है कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में, राज्यों को उनके विलय के बारे में, उनको नया बनाने के बारे में, या उनको अलग करने के बारे में। और जैसे संसद की भूमिका है, जैसा बताया व्यास जी ने, उसमें प्रस्तावनाएं प्रारंभ होती हैं वहां से, और उनको स्वीकृति भी वही देते हैं। पार्लियामेंट पास करती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और उसके बाद से राज्य के विधानमंडल जो हैं उनकी भी उसमें सहमति तो कॉन्करेंस हो जाएगा, वर्ड है कंसल्टेशन, उनसे पूछना पड़ता है, जैसा व्यास जी ने बताया। आगे वाला स्लाइड ले जाए। हाँ, तो ये एक अंग्रेजी में ये शब्द कुछ हैं जो राज्यों के पुनर्गठन से काफी करीब हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है। द अथॉरिटी फॉर स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग इन इंडिया लाइज प्राइमरली विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को अधिकार है मूलतः, which has the power to admit or establish new states and alter the boundaries or names of existing states. नाम भी बदल सकते हैं, जैसे कुछ स्टेट्स में नाम बदले हैं, तमिलनाडु को मद्रास कहते थे।
या कन्नड़ा जो है, मैसूर जो था उसको हम कर्नाटक बोलते हैं. However, it's essential to note that state legislature may have a role in the process. तो जो स्टेट्स हैं अगर उनको आप तोड़ना चाहते हैं तो वहाँ के की विधान परिषद को, वहाँ के विधायकों को एक पावर है, उनका कुछ काम है उसमें, particularly when altering the boundaries of states that are directly affected. तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश में, और बिहार में झारखंड बना. इन सबसे स्टेट्स की बाउंड्रीज जो है वो इफेक्ट हुई हैं. तो उसमें उन राज्यों के विधायकों का कुछ न कुछ रोल जरूर होगा और रहना चाहिए, ये कहता है ये सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं. तो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंश्योर्स दैट स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग इज वेल रेगुलेटेड एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया. तो हमारा जो है ऐसे कि कोई नहीं कहेगा कि आज झारखंड को तोड़ दो इसलिए कि शिबू सोरेन साहब बोल रहे हैं कि झारखंड बनना चाहिए. उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है, और उस तरीके को फॉलो करके ये सारे राज्य बने हैं. अखिलेश जी नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारे व्यास जी ने फिर से ये ब्रीफ है, बस केवल समरी कर रहा हूं मैं. ये आर्टिकल 3 का असली लैंग्वेज है जो आप देख रहे हैं. ये आर्टिकल 3 जिस तरीके से उसी तरीके से हमने यहाँ रख दिया है. ये आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. पार्लियामेंट में बाय लॉ, कानून बना के form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. B. Increase the area of any state. तो बढ़ा भी सकते हैं, अभी तक तो बढ़ा नहीं है. मेरे ख्याल से बंगाल का एग्जाम्पल ब्यास जी ने दिया, वो दूसरे देश से थोड़ा सा एरिया मिल गया लेके उसको हमने उसका एरिया बढ़ाया, तो इसलिए यह प्रावधान है. Diminish the area of any state, उसको कम कर सकती है सरकार. एंड ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, उसकी सीमा को बदल सकती है. ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. तो ये सब चीजें आर्टिकल 3 में बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं. अगेन दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट यू हर्ड. अच्छा, ये जो है ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है जो व्यास जी ने बताया कि आज़ादी के समय कितने प्रिंसली स्टेट्स थे और किस तरीके से उनको एक रिपब्लिक में लिया गया और कैसे उनको राज्यों में बांटा गया. तो 53 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बना था. 56 में उन्होंने कहा था कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए. उनका ये रिकमेंडेशन था कमीशन का. लेकिन सरकार ने केवल 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट किए थे. तो इसलिए उस वक्त 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी. 56 से 2023 तक कुछ मुख्य एग्जाम्पल हमने दिए हैं यहाँ, ताकि आपको याद रहे कि आप में कई स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि जो नए राज्य बने हैं वो आज एकदम से नहीं बन गए हैं, वो क्रमशः बनते रहे हैं. 2000 के पहले भी 65 में 71 में कई राज्य बने थे, हमें याद नहीं है, लेकिन उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा. जो मुख्य राज्य बने हैं जो मुझे याद हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ. 2000 में 3 नए स्टेट बने. किसी को याद है कौन कौन स्टेट बने थे 2000 में? कोई भी? जी अरे हाँ जी. ऐसा कि झारखंड बना, उत्तराखंड बना और छत्तीसगढ़ बना. जी, वो 3 स्टेट्स बने थे. झारखंड बिहार से अलग होकर बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और छत्तीसगढ़. मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा छत्तीसगढ़ किस स्टेट को तोड़ के बना था? कोई भी स्टूडेंट बताइए, छत्तीसगढ़ किस स्टेट का पार्ट है? गौरव? सर मध्य प्रदेश का. राइट, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बना. व्यास जी ने पहले बताया था इस बात को भी. ओके. 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ, और 2019 में आप जानते हैं ये अभी भी चल रहा है कि JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है. और अभी दूसरी बातचीत जो चल रही है जिसमें गोरखालैंड, बोडोलैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड, इन सबको नए राज्य बनाने की बातचीत चल रही है. आवाज उठ रही है उन जगहों से, जैसा पहले बताया कि भाषाई आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर लोग चाहते हैं कि हमारा अपना राज्य हो. एक आवाज जो सुनी जाती है कि भोजपुरी भाषी लोग जो हैं, जो
पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का एरिया है बनारस के आसपास और बिहार से सटा हुआ और बिहार के जो भोजपुरी इलाके हैं उनको मिला के एक राज्य बनाया जाए, वो भी कभी कभी सुना जाता है। तो इस तरीके से लोगों के मन में उन आधार पर जो पहले स्लाइड में बताए गए थे, भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक न्याय, इन सबके चलते राज्य बनने चाहिए और उस राज्य बनाने का एक तरीका है। तिवारी जी उसके बाद तो ये अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्टेट का रिस्ट्रक्चरिंग है, पुनर्गठन, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। और दूसरा कि ये एक बैलेंस्ड है और वो बैलेंस जो है वो पार्लियामेंट के लॉ बनाने के प्रोसेस में होता है। कहने का मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, कुछ भी जरूरी है लॉ बनाना, तो उसमें ये सारी चीजें सभी की आवाज सुनी जाती है और एक बैलेंस अप्रोच से ये सारा होता है, जिसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उस इलाके की आइडेंटिटी, जो भी उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है या भाषाई आइडेंटिटी है, उसका गवर्नेंस कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा और क्या सबको न्याय मिलेगा। अगर आदिवासी लोग हैं तो उनको भी न्याय चाहिए, तो किस तरीके से उन लोगों को न्याय दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच के तब पार्लियामेंट लॉ बनाती है ताकि लोग सबों की आवाज में सुनी जा सके। और इन्हीं कारणों से 1956 में, जैसे मैंने बताया था, कि 14 स्टेट और 6 टेरिटोरी सरकार द्वारा स्वीकार किए गए थे। आज 2023 में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं, तो एकदम दुगुना हुआ स्टेट्स का नंबर। और इस बीच में इतने वर्षों में ये स्टेट बनते रहे हैं, तो ये डायनामिक प्रोसेस जैसा मैंने बताया। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है। तिवारी, इसके बाद भी कुछ है? आई डोंट थिंक सो। त्रिपाठी जी, आपका तो थंडर हमने उठा लिया और व्यास जी ने उठा लिया, माफ कीजिएगा। कुछ जोड़ना है आपको? उसके बाद स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, और अगर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं तो हम लोग दूसरे सत्र में भी जाएंगे। नहीं, तिवारी जी और स्पेशली व्यास जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की और एक्सपर्ट ओपिनियन। मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर व्यास जी चूंकि कंप्यूटर पे है अभी, इसको थोड़ा जो शुरू में प्रेम्बल दिया था वो 2-3 स्लाइड जोड़ दें, तो जब शिव कुमार जी इसको उस पर डालेंगे तो एटलीस्ट एक कंप्लीट होगा प्रेजेंटेशन, अगर ये संभव हो सके उनके द्वारा। अब सवाल, बच्चे आप लोगों में से किसी को कोई सवाल हो तो पूछो, और जैसा मैंने कहा अगर समय खत्म हो जाएगा तो दूसरे में जाएंगे। राज, पूछिए। यस सर। सर, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टार्टिंग में 14 राज्य थे, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि किसी राज्य में अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर के लोग रहते हैं, तो उनमें जो यूनिटी हो सकती थी, और बाद में उन राज्यों को मतलब 2 भागों में कर दिया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो वो यूनिटी को डाइवर्सिफाइड मतलब वो इंडिया का जो यूनिटी हो सकता था उसको और तोड़ा गया। तो राज्यों को ऐसे तोड़ा जाना हित में है या उचित नहीं है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है राज, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ये है कि सरकार को बांटने से, मतलब राज्यों को बांटने से भारत की जो डाइवर्सिटी है वो कमजोर होती है, यही पूछना चाहते हो तुम, राइट? हाँ, तो मेरे ख्याल से व्यास जी कुछ कहना चाहते थे। व्यास जी, आपका स्वागत है। जी। ऐसा है कि त्रिपाठी साहब ने अपने जब प्रेजेंटेशन कर रहे थे उन्होंने और भी बहुत सारे कारण गिनवाए, जिसमें भाषा तो एक वजह थी, क्योंकि 56 में भाषा का सवाल बड़ा प्रोमिनेंटली उठा था। वैसी दशा में राज्यों का पुनर्गठन, जैसे मैंने कहा कि भले ही एसआरसी ने यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्यों की बात कही थी, 14 ही राज्य आपने बताया सरकार ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा या जो इथनिसिटी का सवाल है, कल्चरल सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी का सवाल है, हल हो गया। जैसे एक राज्य बना बॉम्बे,
अब मैंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों के लिए बना, तो उसमें गुजरात भी था, बॉम्बे में गुजरात भी शामिल था, जबकि हम गुजराती बोली जाती। गुजरातियों की जो संस्कृति है वह अलग है, मराठियों से थोड़ा मिलता होगा, लेकिन मुझे तो दोनों जगह जाने का मौका मिला है, तो वो थोड़ी सी अलग है। तो वैसी दशा में आंदोलन शुरू हुए, और जब जन आकांक्षा की बात कही थी त्रिपाठी साहब ने, तो जब जन आकांक्षा होती है, हालांकि जो विद्या बोल रही है, तो संयुक्त बॉम्बे के रूप में भी कुछ आंदोलन हुए, नहीं एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जो अलग होना चाहते थे उन्होंने कहा रे कैसे लोग होगा। और गुजरात आप इतिहास पढ़िएगा तो बहुत पहले से गुजरात जो है सो वो इतिहास में उसी नाम से आया, गुजरात नाम से आता रहा है। तो ऐसी दशा में मतलब बहुत इतिहास में पीछे जाऊंगा तो कई तरह की बातें हो जाएंगी, लेकिन ये दो को मिलाया गया था, तो आंदोलन हुआ, तो अलग करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आए पंजाब में, हिमाचल भी था और पंजाब में हरियाणा भी आस वाला था। तो सोच लो कि पंजाबी भाषी लोगों ने पंजाबी सूबे का आंदोलन शुरू किया। हिमाचल में हिमाचली भी बोलते हैं, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, सारा बिल्कुल पहाड़ी राज्य है, मतलब वहाँ मैदान उस तरीके से आपको मिलेंगे ही नहीं। कालका नाम की जगह से आगे बढ़ोगे, रेलवे स्टेशन है, तो पाओगे पहाड़ी है। पहाड़ की समस्याएं अलग होती हैं, और पहाड़ी राज्यों में भी रियासतें होती थी, तो रियासतों को भी मर्ज किया गया था। तो पहाड़ों की समस्या अलग होती है, मैदान की समस्या अलग होती है। पंजाबी सूबा का आंदोलन शुरू हुआ, तो जब देश में आप केवल यही नहीं कह सकते कि राज्य के विभाजन को जो डिवाइड करने में अखंडता या प्रभुता पर असर पड़ता है, तो वो तो पड़ेगा, लेकिन कैसे मैनेज करना है वो आप उसको ओवरऑल बता रहे हैं। वो बहुत मैं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आपकी बात से थोड़ा विपरीत बात बोलूंगा, इसलिए मैंने शुरू किया, तो आपने कहा आजाद है। नहीं, आपकी बात ही सही है, इसलिए मैंने कहा ये तो हमारी इंजीनियर वाली बात है ना, इनफॉर्मल, लेकिन आपकी सही है, आपकी बात ही सही है। संप्रभुता का कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा है ना, हमारे संविधान के मुताबिक। हमारे यहाँ राज्यों की संप्रभुता नहीं होती, देश की संप्रभुता है जी। हमने जब शुरू किया प्रस्तावना, तो वी से वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic socialist secular, अब इसमें तो वर्ड आ गए हैं, रिपब्लिक, and to ensure to all its citizens justice, liberty, equality, assuring fraternity, and to promote the Bengal fraternity, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation. तो इसलिए संप्रभुता राज्यों की नहीं होती, संप्रभुता देश की होती है। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारे देश को अपनी नीतियां कैसे बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए दूसरा गाइड नहीं कर सकता। हम सीख सकते हैं, but nobody can dictate terms। ये है संप्रभुता, सिर्फ सॉवरेनिटी। तो एक मिनट जैसा इसको आगे करने के लिए राज तो लगता है नहीं आएंगे। जिसने सवाल पूछा था वो मौजूद है कि नहीं? नहीं वो नहीं है, लेकिन ठीक है, उसको हम बता देंगे, दूसरे किसी सेशन में बता देंगे। लेकिन आपने तो मैं यही बता रहा था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होता है, तो शुरुआती दौर में अगर भाषाई आंदोलन नहीं होते, और भाषाई आंदोलन ऐसे ही नहीं, वो लोग मारे गए। सही बात है, मारे गए हैं लोग। तो वैसी दशा में जिसको हम देश कहते हैं, वो अगर देश को राज्य बनाने से देश की अखंडता प्रभावित होती है, तो दुनिया में कहीं राज्य बनेंगे ही नहीं। अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? 50 के आसपास है ना जी। तो सब फेडरल गवर्नमेंट से नहीं ना। हाँ, नहीं तो मेरे ख्याल से उसका आपने जो बैकग्राउंड दिया ना वो बहुत ही अच्छा है। उसका मेरे ख्याल से राज अगर रहते तो मैं ये कहता कि डाइवर्सिटी, चार कारण दिए गए स्टेट के पुनर्गठन के, उसमें से डाइवर्सिटी एक है, और भी तो हैं। सामाजिक न्याय है, बिना उसके सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा, बिना उसको अलग किए हुए। ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ना हो पाए,
बहुत बड़ा देखिए, राज्य रहेगा। जो कारण हम लोग कह रहे हैं ना, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जी, जी। संविधान में कोई कारण नहीं दिए हैं। जी सही नहीं, वो समझ संविधान रहे ने कहा है कि कानून बना के संसद करेगी, तो संसद में तो हर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं ना, सही बात है, सही बात है। तो वो इसलिए विचार करते हैं। जी, सबों की बात सुननी पड़ती है ना, तो यानी जी, हाँ। तो राज का सवाल था, राज नहीं है, तो उनको हम लोग बता देंगे। गौरव जैसे खुशबू। बिहार में जब आप रहे होंगे जी। तो मुश्किल से 12 जिले थे, 17, और अब जिले को, कई जिलों को तो जिले बना दिया गया है, शेखपुरा भी जिला है। जी। तो उसके अब छपरा, अब चंपारण 2 भाग में बट गया। जी। क्या सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर में था ना, तिरहुत में? तिरहुत में नहीं, मुजफ्फरपुर में था। सोचा जाए, हाँ वही तिरहुत मुजफ्फरपुर। जैसे मैं छपरा में था, तो मुझे याद है, मेरा तो ननिहाल है कि सिवान, छपरा, गोपालगंज, सारण जिले में होता था। जी। 3 जिले बन गए और कमिश्नरी बना दिया गया, क्योंकि डिस्टेंस देखिएगा तो छपरा के सोनपुर से अगर लगाया गया, तो जो गोपालगंज का भोरे ब्लॉक है देवरिया के बॉर्डर पर, तो वहाँ का आदमी कलेक्टर साहब से मिलने या अन्य कामों के लिए कचहरी में जज साहब का केस होगा, तो उसकी हालतें खराब हो जाएगी। जी। इसलिए अखंडता उससे प्रभावित नहीं होती, यही मैं कह रहा था। नहीं, सही बात है, सही बात है। ये मैं कह रहा था। खुशबू और गौरव, धर्मेंद्र जी और कोई भी कोई सवाल है आप लोगों का? ये बच्चे किस क्लास के हैं? बच्चे अलग अलग क्लास के हैं। जैसे गौरव हैं, उन्होंने मास्टर्स खत्म किया है मैथमेटिक्स में, एमएससी किया है। खुशबू बीए करके पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की। तो इस तरीके के बच्चे हैं। वो तो लॉ वाली तो जानेंगे, रूरल बच्चे हैं। तो अभी लॉ वाला तो संविधान को जानेंगे। एक्सपोजर पूछो खुशबू, क्या पूछ रही है? मुझे ये पूछना था, क्या आगे भी मतलब छोटे छोटे राज्य बनते रहेंगे? अगर ये बनते हैं तो सरकार का खर्च नहीं होता है, जैसे स्टेशन बनाना, बाकी चीज उनको मुहैया करना, तो ये सब में पैसे क्या बेस नहीं जाते हैं? किससे पूछ रही है सर? किसी से आपसे पूछ रही है। देखो ऐसा है ना कि मान लो तुम चंपारण की रहने वाली हो, और चंपारण जब पुराना था, उसको पश्चिमी चंपारण एक हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, तो मोतिहारी उसका हेडक्वार्टर होता था। अब अंदाज लगा लो कि जो नेपाल के बॉर्डर वाले चंपारण के वासी होंगे, थरुहट में जो रहते हैं, यदि उनको काम से आना पड़ता हो जिला मुख्यालय, चूंकि कचहरी वही थी, कलेक्टर का दफ्तर वही था, सप्लाई का काम वहीं से होता था, इलेक्शन का काम वहीं से होता था, उनको कितनी परेशानी होती होगी। तो सरकार का काम क्या है? सरकार किस बात में खर्चा करेगी? सरकार के यही सब आवश्यक खर्चे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनती हो, जनता को उससे अच्छा फायदा होता हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जन कल्याण के लिए ना सरकार का बजट। सरकार का बजट क्या है? हमारे आपसे टैक्स लेता हुआ, हम खुद टैक्स देते होंगे, तुम्हारे पिता देते होंगे, और उनकी आमदनी एक सर्टेन सीमा के बियॉन्ड होती होगी, तो टैक्स पेयर के जो, या सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। बाजार में जो चीज खरीदी जाती होगी उसका जीएसटी वो सरकार को जाता है, तो जनता का पैसा ही सरकार के पास जाता है। और अगर राज्य बनते हैं तो गतिविधियां भी तो बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में ये सवाल बड़ा, और मैं त्रिपाठी जी के लिए बताना चाहता हूँ, और तिवारी जी के लिए भी। जब शराबबंदी हो रही थी तो जो मीटिंग उच्च स्तरीय बुलाई गई, मैं रेवेन्यू में था तो मुझे भी बुलाया गया, तो ये सवाल पैदा हुआ कि साहब, अब या तो जो शराब, हालांकि अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि शराब खत्म बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर शराब को हम रोक देते हैं तो क्या होगा, तो 5,000 करोड़ रुपया खजाने में आता था। हम तो एक्साइज का धनबाद में और छपरा में रेवेन्यू लेकर के उसको डाक करना पड़ता था दुकानों को, तो हम लोग भेजते थे पैसा उतना लेकर के जो खजाने में जमा होता था, डाक करते थे, कोशिश करते थे कि मैक्सिमम पर हो। लेकिन ने भी देखा था कि दुर्गापुर कोलियरी जो धनबाद की है, ऐसी शराब पिला दी उस बदमाश ने जिसको दिया गया था कि लोग अंधे हुए, मरते हैं लोग। तो हुआ कि साहब, या तो आप लोगों के हित को देखेंगे कि सरकारी खजाने को देखेंगे। फिर आर्गुमेंट ये हुआ
कि अगर लोगों का, जो शराबी लोग हैं, शराब पीने से पैसा बचेगा तो पैसा परिवार में खर्च होगा तो सामान वो खरीदेंगे जो जरूरी है, तो डिमांड बढ़ेगी। तो अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि डिमांड बढ़ती है, अब अर्थशास्त्र का जो आप विद्यार्थी सुनोगे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। अगर डिमांड यानी मांग बढ़ती है, आपूर्ति बढ़ती है, आपूर्ति बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन होगा, तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और उसके कारण सरकार को टैक्स भी मिलेगा। तो अब ये सवाल कोई नहीं उठाता। हम जितने लोग मीटिंग में थे उसमें हम दो लोग कह रहे थे पूरी तरह से बंद कर दो। हम लोग कतई पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हमने देखा है शराब पी करके मरते हुए लोगों को। तो हमारा अनुभव था, मुख्यमंत्री का भी अनुभव था कि बीबियां पीटी जा रही है शराब पी करके। हमने तो धनबाद में तिवारी जी ये आंदोलन चलाया, जो डीसी धौड़े में जाते हैं, जो कोलेरी के धौड़े हैं, और वहां पे जो है सो हम बीबियों के हाथ में झाड़ू दे देते थे तो उसको। आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ हमारे यहाँ शराबबंदी को लेकर के, शराब के खिलाफ। तो इसलिए जब सरकार कोई फैसला लेती है, एक तरफ जन कल्याण को भी देखती है, दूसरी ओर ये खर्चे भी देखती है, और कुल मिलाकर के वो फैसले लेने चाहिए एक डेमोक्रेसी में जो जनता के कल्याण की ओर झुका हुआ हो। अगर केवल पैसे के हिसाब से झुका हुआ हो तो सरकार बनिया नहीं होती। अगर सरकार, बनिया में जाति की बात नहीं कह रहा हूँ, सरकार कोई वह नहीं होती जो लाभ हानि का देखती है। तो लाभ हानि का देखोगे तो बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन घाटे में जाता है। मैं तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुका हूँ, उसको पैसा देना पड़ता है, हम लोगों को देना पड़ता था। अब पता नहीं क्या स्थिति, नहीं जानते हैं, तो वो पहले ही बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों गाड़ी चलाती है? ताकि लोगों को ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लीस नहीं करें। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो अच्छी गाड़ियाँ आने लगी हैं, लेकिन किराया पर कंट्रोल नहीं है, किराए पर नियंत्रण सरकार का नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी हुई है। हवाई जहाज का देखो, हवाई जहाज के लिए बना हुआ है एक रेगुलेशन, वो उसको कहता कि इससे ज़्यादा नहीं लोगे, लेकिन फिर भी छठ का समय है, जो बिहार में लोग आ रहे हैं हवाई जहाज से, ट्रेन से, उनकी हालत खराब है। जहाज का किराया तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सरकार इन तमाम फैसलों में देखती है कि जन कल्याण, यानी हम तो डेमोक्रेसी है ना, पीपुल्स, और हमारा जो संविधान है वो सोशल जस्टिस की बात करता है। वह जो है सो बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस की। गांधी जी को हम देखते हैं, गांधी जी ने कहा कि जब भी कोई फैसला लो तो देखो इस फैसले से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सरकार को तो इस नजरिए से सोचना चाहिए। कुछ सरकारों का दृष्टिकोण अलग होता है, कुछ का इस दृष्टिकोण से होता है कि नहीं, जनता को क्या फायदा होना चाहिए। इसलिए खर्चे से, घर पर भी मान लो घर पर कुछ पैसा आएगा और तुम्हें फीस चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को, तो प्रायोरिटी तय करोगे ना कि भाई किस पर खर्च करना चाहिए। तो सरकारें उसी हिसाब से तय करती हैं कि कब राज्यों का, ऐसा नहीं कि रोज राज्य का बंटवारा करते रहे। कमिश्न जाता है, वो रिकमेंड करता है, वो सारी परिस्थितियों को देखता है। जैसे कैसे कहा कि एसआरसी ने 16 को कहा और उन्होंने 14 ही उसमें स्वीकार किया। तो देखता है सारा कुछ, तो करने के बाद डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, सबके विचार लिए जाते हैं और इस प्रकार से तय। तो खुशबू, राज आ गए हैं, और राज और खुशबू दोनों का सवाल जो है वो मेरे ख्याल से ये था कि राज्यों को बांटने से कुछ घाटा भी होता है। तो राज का प्रॉब्लम था कि घाटा ये होता है कि डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। खुशबू की समस्या ये थी कि खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन जैसा व्यास जी ने बताया और बाकी लोगों ने बात की कि केवल डाइवर्सिटी और खर्चा ही सरकार नहीं देखती है। जैसा व्यास जी ने कहा अभी कि जन कल्याण एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए सरकार है। सरकार का कोई और क्या काम होगा अगर जन कल्याण ही नहीं हो रहा है। तो किसी को कचहरी जाना है मुजफ्फरपुर, और तुम मुजफ्फरपुर जिले की हो और एकदम कोने में नेपाल के किनारे सीतामढ़ी के उस तरफ से उसको कचहरी आना पड़े तो उसको बहुत दूर पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीतामढ़ी जाता है तो उसको थोड़ा नजदीक पड़ेगा। तो बड़ैया पहले मुंगेर में था, अभी भी है शायद, लेकिन अगर मुंगेर बहुत बड़ा जिला था, बड़ैया से किसी को जाना पड़ता था तो मुंगेर जाना पड़ता होगा, वहां से अभी नजदीक है। लेकिन दूसरे इलाके जो हैं, बड़ैया अब लखीसराय में है सर, बड़ैया लखीसराय में, हाँ, तो हाँ हमको पता नहीं था।
तो लखीसराय बढ़िया नजदीक है, लेकिन अगर पूरा मुंगेर जब बड़ा था तो बढ़िया वालों को मुंगेर जाना पड़ता था, वो दूर था। तो ये सब चीजें जो जन कल्याण की बात कही जा रही है वो सब भी सोचना पड़ता है। और जैसा सबने बताया कि ऐसा नहीं कि कोई कह दिया कि राज्य बना दो तो राज्य बना देते, उसका पूरा प्रोसेस है। उसमें राज्य के विधायक इन्वॉल्व होते हैं, विधायिका इन्वॉल्व होती है, पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं, डिबेट होता है, तब जाके कहीं नाम राज्य अलग होते हैं। उनके नाम पर भी बड़ी बहस होती है। हमको अच्छी तरह याद है जब चंपारण जिला बंटने लगा था तो हमारे यहाँ की विभूति मिश्र एमपी होते थे, उन्होंने बड़ा हंगामा किया। केदार पांडे बोलते थे कि उसका नाम बेतिया और मोतिहारी कर दो, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे वो। विभूति मिश्रा ने बड़ा हंगामा किया, कैसे बात बदल दीजिएगा आप नाम, चंपारण इतना अच्छा नाम है, ये गांधी जी की धरती है। तो अल्टीमेटली पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण कहा गया बेतिया मोतिहारी के बदले। तो ये सब चीजें अचानक नहीं हो जाती। जो चीजें आपके दिमाग में डर है वो डर उनके दिमाग में भी रहता है, लेकिन वो सारा सोच के तब किया जाता है। और कोई सवाल? ब्यास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इससे डाइवर्सिटी खत्म इसलिए नहीं होती कि अगर केवल डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए कि भूभाग होने से डाइवर्सिटी होती है, तो ये उचित बात नहीं है। डाइवर्सिटी देश की होती है। मेरा देश विविधतापूर्ण देश है। मैं जो है सो हिंदी भाषी हूँ और बांग्ला भाषी जो है सो बंगाल में रहता है। हम दोनों मिले तो भाईचारे के साथ अगर मिलेंगे तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और दोनों दुश्मनी के नज़र से मिलेंगे तो बेकार है। या तो गांव में झगड़े हो जाते हैं, गांव के अंदर झगड़े हो जाते हैं, दो गांव के बीच झगड़े हो जाते हैं। तो यूनिटी की बात, हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही जाती है। और राज्यों के बंटवारे से डाइवर्स, अब जैसे जनरली यही देखा जाता है कि एक तरह की संस्कृति, एक तरह की भाषा, एक तरह की इथनिसिटी, जैसे झारखंड बटा। अब झारखंड में खोटा बोलते हैं, मुंडारी बोलते हैं, संथाली बोलते हैं। उसी झारखंड में कई भाषाएं बोलते हैं। एक बार मैं गया था, जब बिहार एक था तो मैं एजुकेशन में काम करता था, तो मैं दूर के गांव में गया था पश्चिमी सिंहभूम में, और वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम दोनों जो है सो कोशिश कर रहे थे किसी दुभाषी के माध्यम से कि हम आपस में बातचीत कर सकें। तो डाइवर्सिटी तो बिहार में रहते हुए भी पश्चिमी सिंहभूम और चंपारण के बीच नहीं हो सकती। चंपारण तो भोजपुरिया बोलिएगा, परंतु राज्यों के बंटवारे से इस डाइवर्सिटी का कोई अंतर नहीं आता। माई कंट्री इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अनेकता में एकता की बात हम लोग करते हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे देश में बहुत सारी अलगाववादी प्रवृत्तियां भी हैं जो होती हैं, स्वाभाविक सी बात होती है। घर में अलगाव नहीं हो जाता है क्या? भाई भाई का दुश्मन नहीं हो जाता है? रोज अखबार उठाइए बिहार का तो आता है कि किसने, भाई ने किसको मरवा दिया, बेटे ने बाप को मरवा दिया और बाप ने बेटे को मरवा दिया। तो एक अलग चीज़ों, मानवीय पहलू बहुत सारी चीज़ों का है। बट राज्यों के बंटवारे का संबंध डाइवर्सिटी को कम करने का नहीं है, अपितु उसके बहुत सारे कारण हैं। जो झारखंड बना तो इथनिसिटी के दृष्टिकोण से बना, ट्राइबल पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से बना, उत्तराखंड पहाड़ के नज़रिए से बना, क्योंकि आप लखनऊ से पहाड़ का नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ ट्राइबल्स के लिए बना। तो डाइवर्सिटी का मतलब नहीं होता है कि अलग अलग विचार के लोगों को एक साथ बैठा दीजिए और मार पिटोल होनी शुरू हो जाए। इसलिए राज्यों को बनाते समय मेरी जो समझ है, जो मेरा अनुभव है, वो डाइवर्सिटी को कोई नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि हम केवल डाइवर्सिटी नहीं चाहते, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहते हैं। चलिए, ये सवाल भी अच्छा था और जवाब भी अच्छा है। और मेरे ख्याल से राज, इज इट ओके? तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? यस सर। अच्छा, और कोई सवाल किसी का हैं? तो मेरे ख्याल से अभी कोई सवाल नहीं है कि मैं देख रहा हूँ किसी का फोन ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके विद्यार्थी कम हैं जी। कुल पाठ सबको अच्छा लगा, बहुत सीखा बच्चों ने। खुशबू, तुम क्या पूछना चाहते थे? सर हम यही कहना चाहते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को, मतलब स्टूडेंट को लगता है कि मेरे काम का नहीं है,
ये इसके काम का, उसके काम का। कई बार समझाने की भी कोशिश की, शायद उनको यही लगता होगा। हाँ, नहीं वो सही है। मतलब हम लोग इसको बाय द वे व्यास जी, आपको याद होगा जब आप पहली बार आए थे, हमने ये जन्माष्टमी 2020 को ये प्रोग्राम शुरू किया था उस वीकेंड में। जी जी। और तो 3 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते चलते, और हर सैटरडे को ये एक वेबिनार होता है। तो कई विषयों पर करते हैं। हाँ, जैसे अभी पिछली बार इलेक्शन के ऊपर हुआ था, उसके पहले साइबर सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट तो मुझे याद नहीं ये है। भी आप कर सकते हैं तिवारी जी कि आप बच्चों से पूछ लेंगे भाई क्या क्या जानना चाहते हैं। हाँ, वो करते हैं। मैं सहमत हूँ अब्बा, सभी हो गया। और स्पेशली व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप सभी लोगों को सुनने का मौका मिला।